गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वेपर प्रेशर। ठीक है, तो देखो ये होता क्या है वेपर प्रेशर। तो इसका मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे अपने पास ये बर्तन है, ठीक है, इस बर्तन में, ठीक है, अपने पास यहाँ तक लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, इस बर्तन में नीचे वाले में क्या लिक्विड भरा हुआ है। जैसे ही आपने इसको हीट किया, ठीक है, तो इसमें से आपका ये जो लिक्विड है ना, इसकी बूंदें कुछ बाहर निकलेंगी आपकी वेपर के रूप में। ठीक है, अब यदि आपका ये कंटेनर ओपन हुआ तो इसका मतलब वेपर आपकी बाहर निकल जाएगी। यदि आपका ये है कंटेनर ओपन हुआ तो वेपर क्या होगी, आपकी बाहर निकलेगी। लेकिन ये कंटेनर है क्या आपका क्लोज है, इसका मतलब ये जो आपके हीट करने पर आपके मॉलिक्यूल जो बाहर निकल रहे हैं ना, ये क्या होंगे, इसकी ऊपरी सरफेस से वापस टकराएंगे और वापस क्या होंगे, कंडेंस होंगे इससे। ठीक है, तो जैसे माना कि ये आपके कुछ मॉलिक्यूल हैं, इससे कंडेंस हुए, तो ये मॉलिक्यूल, ये जो लिक्विड है ना, इसकी सरफेस पर जो आपका प्रेशर लगाएंगे उसे क्या बोलेंगे हम, वेपर प्रेशर बोलेंगे। तो आपको ये बोलना सिंपल, प्रेशर जो कि मॉलिक्यूल के द्वारा, मॉलिक्यूल किसके, वेपर के, लिक्विड की सरफेस पर जो आपका फोर्स लगाते हैं उसका नाम होता है आपका वेपर प्रेशर। ठीक है, यहाँ से मॉलिक्यूल हीट करने पर क्या होंगे, वेपर के रूप में बाहर निकलेंगे। लेकिन आपका कंटेनर क्या है, क्लोज है, तो ये जो आपके मॉलिक्यूल है ना, क्या करेंगे, इस लिक्विड की सरफेस पर क्या है, कुछ प्रेशर लगाएंगे, जिसे क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो देखो इसमें पहली बात तो अपने 11th में पढ़ा था हमने कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, हमेशा आपका क्लोज कंटेनर में ऑब्टेन होता है। इसका मतलब जो क्लोज है आपका, तो पहले आपका देखो पानी जो बूंदे हैं ना आपकी मॉलिक्यूल्स की, वो आपके लिक्विड में से क्या है, आपकी वेपर बना रही हैं, वापस क्या हो रही है, कंडेंस हो रही है। तो देखो ऊपर भी रिवर्सिबल हो रही है, ये रिएक्शन ऊपर जा रही है, वापस कंडेंस हो रही है। इसका मतलब रिएक्शन कौन सी होगी आपकी, ये रिवर्सिबल होगी। तो इसमें ये लिखा हुआ है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। कंडीशन कौन सी है आपकी, इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन है, इसे बोलते हैं हम वेपर प्रेशर। तो पहले तो क्या बनेगी, वेपर बनेगी, फिर वेपर को क्या करेंगे हम, कंडेंस करेंगे। तो ये आपस में क्या है, इंटरचेंजेबल है, इसीलिए ये रिएक्शन कौन सी होती है आपकी, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। और ध्यान रखना है, रिवर्सिबल रिएक्शन में ही हमेशा क्या होता है आपका, इक्विलिब्रियम ऑब्टेन होता है। और इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल बताऊँ मैं आपको, जैसे घरों में आपकी मम्मियाँ सब्जी बनाती ना, तो आपने देखा होगा जिस बर्तन में सब्जी बनाते हैं ना, उसको ऊपर से ढकते हैं। तो ढकने पर जैसे थाली से हमने ढका हुआ है, तो देखा होगा थाली के नीचे वाली सरफेस क्या होती है आपकी, कुछ गीली हो जाती है, उसमें पानी की बूंदें आ जाती हैं, वो क्या होती है आपकी, वेपर होती है। तो वो जो पानी की बूंदें हैं ना, उस नीचे की साइड में कुछ प्रेशर लगाती हैं, उसे बोलते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, पानी की बूंदें जो थाली में लगी हुई हैं, वो जो प्रेशर लगाती है नीचे की साइड में, उसका नाम क्या होता है आपका, वेपर प्रेशर। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है। अब इसमें अपने को दो चीज़ समझनी है, एक तो होता है आपका वोलेटाइल सॉल्यूट, एक होता है आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, तो वोलेटाइल वो होते हैं जो आपके लिक्विड और गैस दोनों में प्रेजेंट होते हैं, जबकि ध्यान रखना है नॉन वोलेटाइल वे होते हैं जो हमेशा क्या होते हैं आपके एक ही फेज में होते हैं। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल यदि आपकी क्लोज कंटेनर में है तो क्या होती है आपकी लिक्विड फेज में होती है, उसको आप जैसे ही ना ओपन बर्तन में लेके आओ, वो क्या होती है आपके वेपर में चेंज हो जाती है। इसका मतलब पेट्रोल क्या हुई आपकी, एक वोलेटाइल सॉल्यूट हुई। ठीक है, तो अपने को इसमें पढ़ना है वोलेटाइल ऐसे सॉल्यूट जो आपके वेपर प्लस लिक्विड फेज में मिलते हैं, एक होता है नॉन वोलेटाइल जो हमेशा आपकी एक ही फेज में मिलते हैं। एग्जाम्पल जैसे अपने पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हमेशा एक ही होते हैं, वो आपका जैसे NaCl है, इसको यदि आपने पानी में घोला तो ये क्या बनेगा आपका Na+ और क्या बनेगा Cl-। इसका मतलब क्या आपका वोलेटाइल है। यदि आपने ग्लूकोज को डिजोल्व किया तो इसका सिर्फ एक ही डिजोल्व तो होता है, लेकिन मॉलिक्यूल कितना होता है, सिर्फ इसका एक ही होता है। यूरिया है, सुक्रोज है, फ्रुक्टोज है, ये सभी क्या होते हैं आपके नॉन वोलेटाइल होते हैं। ठीक है, तो अपनी वेपर प्रेशर में पहली हेडिंग है सॉल्यूट क्या आपका, सॉलिड है। ठीक है, तो देखो ये ना, यदि आपने नॉन वोलेटाइल को डिजोल्व किया तो ध्यान रखना है इनकी क्या कंडीशन होती है, न तो ये खुद डिजोल्व होते हैं, और सॉल्वेंट में इनके आसपास जो आपके पार्टिकल होते हैं उनको भी डिजोल्व होने से रोकते हैं। इसका मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा आपका, कम हो जाएगा। इसे कैसे समझेंगे हम, जैसे अपने पास ये बर्तन है, ठीक है, इसमें यहाँ तक आपका लिक्विड भरा हुआ है जो कि आपका प्योर सॉल्वेंट है। और इसमें आपको एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है, प्योर कोई भी चीज़ है ना, तो मैं हमेशा वहाँ पर नॉट यूज करूँगा। जैसे आपका माना कि हुआ PA0, इसका मतलब ये आपका प्योर सॉल्वेंट होगा। A का मतलब सॉल्वेंट होता है, B का मतलब क्या होता है, सॉल्यूट होता है। तो कहीं पर यदि आपकी नॉट है तो क्या होगा, आपका प्योर फॉर्म में होगा। तो यहाँ तक आपका पहले सॉल्वेंट है जो प्योर फॉर्म में,
यहाँ से आपके माना कि 4-5 मॉलिक्यूल ऐसे सरफेस आपकी है, ये आपकी सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल है जो प्योर फॉर्म में। ये क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे, फिर आपका प्रेशर लगाएंगे, ठीक है। तो जैसे इनमें से माना कि 3 आपके मॉलिक्यूल ऊपर गए, इन्होंने प्रेशर लगाया, फिर क्या किया आपने, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिया, उसको आपने इसमें डिजोल्व किया। तो देखो पहले यहाँ पे 1 2 3 4 5 माना कि सॉल्वेंट के पार्टिकल थे। अब इनके बीच में क्या होगा, आपका नॉन वोलेटाइल के पार्टिकल्स आएंगे। तो जैसे माना कि ये नॉन वाला है, ये सॉल्वेंट, ये नॉन वाला है, ठीक है, डार्क वाला, और ये क्या होगा आपका सॉल्वेंट वाला। तो देखो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो गया आपके, कम हो गए, क्यों, बीच में क्या हो गया आपके नॉन वाले आ गए। तो यहाँ पे जैसे आपके पास 3 सॉल्यूट पार्टिकल बाहर निकले थे सॉल्वेंट के, यहाँ पे आपका 1 2 ही निकलेंगे। तो पहले तो आपका प्रेशर 3 से लग रहा है, यहाँ प्रेशर कितना आपका 2 से लग रहा है। इसका मतलब यहाँ पर आपका वेपर कितना ज़्यादा है, यहाँ पे क्या आपका कम है। तो आपको ये समझना है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की प्रेजेंस में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है आपका डिक्रीज हो जाता है, जबकि सॉल्वेंट का क्या होता है आपका हमेशा प्योर फेज में क्या होता है, ज़्यादा होता है। कारण क्या है, क्योंकि अपने को बताया ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐसे होते हैं, नहीं तो खुद डिजोल्व होते हैं, पार्टिकल्स में टूटते हैं, नहीं इनके आसपास जो सॉल्वेंट के पार्टिकल है ना, इनको भी डिसोसिएट होने से क्या है, रोकते हैं। तो सिंपल एक चीज़ ध्यान रखनी है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की प्रेजेंस में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से क्या होता है, हमेशा कम होता है। तो इसमें आपका ये लिखा हुआ पूरा, ठीक है। अब मिलाया क्या हमने, नॉन वोलेटाइल, पहले माना कि प्योर सॉल्वेंट कितना था आपका 100, माना कि हमने mm मान लिया Hg के, सॉल्यूट डिजोल्व किया तो कितना हो गया आपका 80। तो लोअरिंग कमी कितने की आई, 100 माइनस 80, 100 किसका है, सॉल्वेंट का है, 80 कितना है, सॉल्यूशन का है। तो आप ये लिखा हुआ है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मतलब डेल्टा पी कितना होगा आपका यहाँ से P0 माइनस PS। P0 इसको आप ए बोल दो, ठीक है, PDF में ही कर लेना इसको आप, ठीक है। ए का मतलब क्या होगा, सॉल्वेंट, और बी का मतलब क्या होगा, सॉल्यूट, और PS एस का मतलब क्या होगा, सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर में कितनी कमी आ रही है, तो अपने क्या करना है, सॉल्वेंट के प्रेशर में से सॉल्यूशन का प्रेशर कम करना है। क्यों, सॉल्यूशन का प्रेशर अब कम हो चुका है, क्यों, हमने क्या किया, यहाँ पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजोल्व कर दिया, जो क्या करता है, नहीं तो खुद डिजोल्व होता है, नहीं ही सॉल्वेंट के पार्टिकल को डिजोल्व होने से रोकता है, ठीक है। तो लोअरिंग इन BP कितना हुआ आपका PA0 माइनस PS क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, PA0 क्या होगा आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फेज, नोट का मतलब क्या होगा आपका प्योर फेज होगा, ठीक है। सेकंड अपने पास क्या है, अभी क्या था, नॉन वोलेटाइल था, देखो सॉलिड वाला, अब कौन सा होगा आपका वोलेटाइल होगा। तो अपने पास 2 कंपोनेंट हैं A और B, इसका मतलब सॉल्यूशन का प्रेशर कितना होगा आपका PA प्लस PB, ठीक है। PB किसका होगा, सॉल्यूट का होगा, जो आपका वोलेटाइल है, PA किसका होगा आपका सॉल्वेंट का होगा, ठीक है। ये भी क्या आपका वोलेटाइल है, तो PS सॉल्यूशन का प्रेशर है, PA लिखे हुए इसमें, ठीक है। अब यहाँ से अपने को कुछ रूल्स निकल के आते हैं, जो पहला अपना सबसे इंपॉर्टेंट है राउल्ट्स का रूल, ठीक है, वो भी कौन सा, वोलेटाइल के लिए, ठीक है। तो राउल्ट लॉ है वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए। तो ये होता क्या है, PA क्या है, पार्शियल प्रेशर है, ठीक है। तो ये क्या होगा, मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल में होगा। XA का मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, ठीक है। A क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है इसमें, वेपर प्रेशर ऑफ ए वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। A को माना कि सॉल्यूट माना, तो ये क्या होगा आपका XA, बीच में हटा प्रपोज तो क्या है आपका PA0, ऐसे ही माना कि आपका, ठीक है। B क्या होगा आपका, अपने पास 2 कंपोनेंट हैं, एक तो क्या A है, एक अपने पास क्या B है, ठीक है। अब B भी सेम PB0 आया, ठीक है। ये PA0 क्या होगा, प्योर फेज में A का प्रेशर होगा, PB क्या होगा, प्योर फेज में B का प्रेशर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। XA क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, XB क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ B, ठीक है। PA0 प्रेशर ऑफ A इन प्योर फॉर्म, PB0 प्रेशर ऑफ B इन प्योर फॉर्म, ठीक है। सॉल्यूशन का प्रेशर क्या होता है, जब वोलेटाइल सॉल्यूट है, वोलेटाइल क्या आपका सॉल्वेंट है, PS बराबर PA प्लस PB, PS इस PA की वैल्यू रखी PA0 XA प्लस PB0 XB। अब अपने को पता है यदि अपने पास सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट हैं तो दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है आपका 1, तो XA प्लस XB कितना आया 1। हमने क्या किया, से XA की वैल्यू निकाली, कितनी आई 1 माइनस XB, और इस वाले इक्वेशन में पुट किया आपका, देखो तो क्या हुआ, PS बराबर PA0, XA कितना है 1 माइनस XB, यहाँ रखा आपने, प्लस इस वाले को आपने सेम रखा। उसके बाद सॉल्व किया तो क्या आया, PS बराबर PA0 प्लस XB PB0 माइनस PA।
हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि आपके पास जो दो कंपोनेंट है ना, उनमें बी का प्रेशर ए से क्या है, ज़्यादा है। आप ए को भी ज़्यादा मान सकते हो। यदि आपने ए को ज़्यादा माना तो यहाँ पे क्या आएगा आपका एक्स पी बराबर 1 माइनस एक्स ए, और यहाँ पे जहाँ ए है ना वहाँ पे क्या आएगा आपका बी आएगा। ठीक है, हमने बुक के अनुसार यहाँ पर बी का प्रेशर क्या है, ए से क्या है, ज़्यादा माना है। ठीक है, फिर हमने इसमें ग्राफ खींचा तो देखो ग्राफ कैसे बनता है। इक्वेशन क्या है, पी एस बराबर पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट। ठीक है, इसमें कुछ ग्राफ खींचा हमने तो देखो पहली बात तो ये जो आपका ग्राफ है ना, इस इक्वेशन है, ये पूरी आपकी स्ट्रेट लाइन वाली इक्वेशन है। इसका मतलब इसमें आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी, कहीं भी इसमें कर्व नहीं आएगा आपका। तो एक बार क्या किया आपने इस इक्वेशन में, एक्स ए कितना पुट किया 1, एक्स पी पुट किया आपने 0, तो देखो एक्स 0 पुट किया यहाँ पे आपका ये वाला पूरा 0, पी एस कितना आया आपका पी ए नॉट, तो ये हुआ पी ए नॉट। ठीक है, फिर अगली कंडीशन में क्या किया आपने, यहाँ पर एक्स से 0 पुट किया, एक्स पी कितना पुट किया 1, तो यहाँ 1 पुट किया, तो देखो पी ए नॉट से पी ए नॉट कैंसिल, पी एस कितना आया पी बी नॉट आएगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों को आपने यहाँ से मिलाया। ठीक है, अब ये वाला ऊपर क्यों खींचा मैंने बोला भी था भी आपको, अपने पास दो कंडीशन है, चाहे तो आप कंपोनेंट बी का प्रेशर ए से ज़्यादा मान लो, यदि ज़्यादा माना बी का आपने तो देखो बी वाला ऊपर आएगा प्रेशर में आपका। यदि आप एक को ज़्यादा मानोगे तो ये ग्राफ आपका कुछ ऐसा बनेगा जिसमें क्या होगा आपका एक यहाँ पर जाएगा टॉप पर जाएगा। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में से आप कोई सी एक मानो। ठीक है, ग्राफ किस के बीच में है, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में आपका ग्राफ है। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, ये वाली कंडीशन किसकी है, पी नॉट बी की है, तो पी बी बराबर कितना होता है पी नॉट बी एक्स बी। क्यों, देखो अब बाई बराबर क्या होता है एम एक्स, ये एक स्ट्रेट लाइन होती है जो हमेशा क्या होती है आपकी ओरिजिन से पास होती है। देखो आपका ये ओरिजिन हो गया, ऐसे ही ये भी देखो बाई बराबर एम एक्स, इस वाली के लिए ये भी कहाँ से होगी आपकी ओरिजिन से पास होगी। ठीक है, तो आप ऐसे भी इनको कंपेयर कर सकते हो। बाकी आपको ध्यान रखना है, जरूरी नहीं है आपका क्या बी वाला आपका टॉप पर आए। जिस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर आप ज़्यादा मानोगे वो लाइन आपकी क्या करेगी, टॉप पर आएगी। ठीक है, ये तो हो गया वोलाटाइल के लिए राउल्ट्स का लॉ। अब पढ़ना है अपने कौन सा, नॉन वोलाटाइल के लिए। ठीक है, नॉन वोलाटाइल कौन कौन से होते हैं, जो आपके डिजॉल्व नहीं होते हैं, जैसे यूरिया है, इस यूरिया का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 60 होता है। अगला अपने पास ग्लूकोज है C6H12O6, इसका कितना होता है 180 होता है, अपने को लिख लेना है। ठीक है, क्योंकि ये तीनों ही आपके एग्जाम्पल आते हैं ज़्यादातर एग्जाम में। दूसरा अपने पास सुक्रोज है C12H22O11, इसका कितना होता है आपका 342। ठीक है, ये तीनों ही क्या होते हैं आपके नॉन वोलाटाइल होते हैं, जिनके मॉलिक्यूलर मास आपको यहाँ पे गिवन है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अभी मेरे को बताओ नॉन वोलाटाइल है, इसका मतलब डिजॉल्व तो होगा नहीं, तो इसका वेपर प्रेशर कितना होगा आपका 0 होगा। तो इसमें ये लिखा हुआ है देखो आप पी बी नॉट कितना हो गया आपका 0 हो गया। ठीक है, ए और बी में से हमने, ठीक है, किसी एक को आप 0 कर लो। ठीक है, तो हमने यहाँ मान लिया बी वाला आपका 0 है सॉल्यूट वाला, तो पी एस बराबर कितना होता है पी ए प्लस पी बी। पी बी की वैल्यू कितनी है 0, क्यों, पी बी क्या है आपका वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट वे होते हैं जो खुद डिजॉल्व नहीं होते हैं। इसका मतलब ये हुआ उनका प्रेशर कितना होगा आपका अप्रॉक्सीमेटली 0 होगा। ठीक है, तो पी एस बराबर कितना है पी ए, पी एस क्या होगा सॉल्यूशन का प्रेशर होगा, और पी ए क्या होगा ए का पार्शियल प्रेशर होगा। ठीक है, पी ए की वैल्यू कितनी होती है पी ए नॉट एक्स से, वही सेम दो कंपोनेंट का सम कितना होता है मोल फ्रैक्शन में 1, एक्स से कितना आया 1 माइनस एक्स बी, तो पी एस बराबर कितना आया देखो ये आपका पी ए नॉट सेम है, एक्स से की वैल्यू पुट की 1 माइनस एक्स बी, क्रॉस सॉल्व किया तो क्या है पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी, इसको सॉल्व किया तो कितना एक्स से बराबर कितना आया आपका पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट। अब इसमें एक टर्म आती है ऊपर लिखा हुआ है एल बी पी, एल का मतलब होता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर में कितनी कमी आ रही है, तो पी ए नॉट माइनस पी एस। मैंने बोला भी था नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट की प्रेजेंस में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है कम हो जाता है, किससे, प्योर सॉल्वेंट से। तो देखो आप पी ए नॉट प्योर सॉल्वेंट है और पी एस क्या आपका सॉल्यूशन का प्रेशर है। ठीक है, तो एल बी पी का मतलब क्या है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और नीचे वाला क्या है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव कब आता है जब हम किसी से क्या करते हैं कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर किससे कर रहे हैं हम पी ए नॉट से कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है एक्स भी क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है यहाँ पे आपका नॉन वोलाटाइल है, तो आपको ध्यान रखना है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट की जो मोल फ्रैक्शन है ना वो कितनी होती है पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट। ठीक है, इसे बोलते हैं आर एल बी पी, ये अपनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नेक्स्ट हेडिंग है वहां पर काम आएगी। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना, तो इसका मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर पर
ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो होता है ना, वो आपके मोल फ्रैक्शन क्या होता है, प्रोपोर्शनल में होता है किसका, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का। तो ये लिखा हुआ है एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है XV बराबर PA0 माइनस PS अपॉन PA0, इसका नाम क्या होगा, RLBP। रिलेटिव क्यों आया, क्योंकि मैंने क्या यहाँ पर डिवाइड किया हुआ, यदि आपका यहाँ पर ये नहीं होगा तो आपका रिलेटिव नहीं आएगा, तो फिर क्या बचा आपका LBP। तो इसमें आपको क्या क्या समझना है, सबसे पहले नोट का मतलब क्या होगा, प्योर फॉर्म होगी, ए है तो प्योर फॉर्म में ए होगा, बी है तो आपका बी होगा, ठीक है। दूसरा एक होता है आपका वोलेटाइल सॉल्यूट और एक होता है आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। वोलेटाइल कौन से होते हैं, जो आपके लिक्विड में डिजोल्व होते हैं तथा जिनसे आपकी वेपर बन जाती है, सिंपल समझो इसको, ठीक है। ऐसे सॉल्यूट जो आपके लिक्विड में डिजोल्व होते हैं तथा जिनकी वेपर बन जाती है उन्हें बोलते हैं वोलेटाइल सॉल्यूट, जैसे NaCl, KCl, CH3OH, ठीक है, इस टाइप के आपके हैं। एक होता है आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ऐसे सॉल्यूट जो लिक्विड में डिजोल्व होते हैं लेकिन उनकी वेपर आपकी नहीं बनती है, या सिंपल बोलूं तो उनका मॉलिक्यूल हमेशा कितना होता है, एक ही होता है। जैसे देखो आप यूरिया को डिजोल्व करो, आप डिजोल्व तो होगा है लेकिन इसकी कभी वेपर नहीं बनती, क्यों, इसका हमेशा एक ही मॉलिक्यूल होता है। ऐसे ही ग्लूकोज आपका डिजोल्व होता है पानी में लेकिन इसका मॉलिक्यूल हमेशा एक ही होता है, ऐसा नहीं होता कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन 6, ऐसा इसमें नहीं होता है, हमेशा एक ही मॉलिक्यूल होता है इसका, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूट जो डिजोल्व होते हैं लेकिन उनका मॉलिक्यूल क्या होता है, सिर्फ एक ही होता है और उनकी वेपर प्रेशर नहीं बनती है, उन्हें बोलते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। या सिंपल बोलूं तो ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट खुद भी डिजोल्व नहीं होते हैं तथा जो उसके साथ में आपके सॉल्वेंट के पार्टिकल है ना, उनको भी डिजोल्व होने से रोकते हैं तथा इनकी वेपर आपकी हमेशा नहीं बनती है, अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें ये आपका वेपर प्रेशर था, राउल्स का लॉ था वोलेटाइल के लिए और दूसरा क्या था आपका नॉन वोलेटाइल के लिए, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, वेपर प्रेशर क्या होता है, जैसे अपने पास ये कंटेनर है, इस कंटेनर में यहाँ पे आपका लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। इस लिक्विड में जैसे ही इसको हीट करोगे आप, हीट करने पर क्या होगा, कुछ मॉलिक्यूल आपके वेपर के रूप में बाहर निकलेंगे, तो ये तो हो गया आपके इवेपोरेट। अब जैसे ही आपका ना क्लोज कंटेनर है तो ये जो आपके मॉलिक्यूल बाहर निकले हैं ना, ये क्या करेंगे, इस लिक्विड की सरफेस पर कुछ प्रेशर लगाएंगे, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल है ना, इस सरफेस पे आपके प्रेशर लगा रहे हैं, इसका नाम होता है आपका वेपर प्रेशर। तो फैक्टर कौन कौन से होंगे जिन पर आपका डिपेंड करेगा, तो देखो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर वेपर प्रेशर क्या होता है आपका इंक्रीज हो जाता है, क्यों, अपने को पता है जितनी ज़्यादा हम स्टोव से इसको हीट करेंगे या बर्नर से, इसमें से आपके मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे वेपर के रूप में, और जितनी ज़्यादा वेपर बनेगी इसका मतलब क्या होगा, आपका वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपका फैक्टर आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखो अपने पास जैसे एक तो अपने पास है ईथर के बने CH3OCH3, ठीक है, एक अपने पास एल्कोहल के बने CH3OH। ऐसे बोले इन दोनों में से किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो अपने को पता है इस OH में, मैंने बोला भी था आपका फोन के साथ में यदि कहीं पर आपकी हाइड्रोजन है तो वहाँ पे क्या होती है, आपकी H बॉन्डिंग होती है। इसका मतलब ये तो आपकी H बॉन्डिंग बनाएगा, और जितना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा इसका मतलब वहाँ से आपके मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्शन से बंधे होंगे, तो वो मॉलिक्यूल आपके बाहर नहीं निकलेंगे। और मॉलिक्यूल यदि आपके वेपर नहीं बना रहे हैं, इसका मतलब आपका बीपी क्या होगा, कम हो जाएगा। ईथर में आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, इसका मतलब थोड़ा सा आपने हीट किया तो यहाँ से मॉलिक्यूल आपके वेपर में चेंज होंगे, वापस वेपर वाले मॉलिक्यूल कुछ प्रेशर लगाएंगे लिक्विड की सरफेस पर, तो उसका नाम होगा आपका वेपर प्रेशर। तो पहला टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर बीपी, बीपी का मतलब क्या होगा, वेपर प्रेशर। तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर बीपी की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज, इसका मतलब बीपी प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, टी होगा। दूसरा मैं बोलूँ जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, FOA, जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इसका मतलब वेपर प्रेशर आपका उतना ही कम होगा। अब इसके देखो एग्जांपल देखो एक बार, यहाँ पे अपने पास एक तो क्या है CH3OH के बने, ठीक है, एक अपने पास CH2OH के बने, और इसका नाम क्या होता है मिथाइल अल्कोहल, इसका नाम क्या होता है आपका एथिलीन ग्लाइकोल। तो देखो यहाँ पे आपके 2 बार OH हैं, तो यहाँ पे आपकी 2 बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जबकि यहाँ पर कितनी है आपकी 1 बार होगी। इसका मतलब इसका बीपी क्या होगा, कम होगा, इसका बीपी क्या होगा आपका ज़्यादा होगा, ठीक है।
तो दो चीज़ ध्यान रखनी है, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। दूसरा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब वेपर प्रेशर आपका उतना ही कम बनेगा, ठीक है। जितना लूज मॉलिक्यूल्स आपस में बंधे होंगे इसका मतलब उतने ही ज़्यादा वेपर में चेंज होंगे, और जितने मॉलिक्यूल वेपर में चेंज होंगे वो क्या करेंगे, लिक्विड की सरफेस पर उतना ही ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे। इसे क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो आपको ध्यान रखने हैं।